वाई लक्षद्वीप? बिकॉज लक्षद्वीप करने के लिए यू नीड सम गवर्नमेंट अप्रूवल। तो उस 10 साल के प्लान पे मोदी जी ने आपकी हेल्प कैसे करी है? वो बोले नहीं मेरे को तो अभी जाना है माही। तो मैंने कहा नहीं सर, अब अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके देख लीजिए तो हो जाएगा। तो देन ही सेड कि नहीं माही, मेरे को लक्षद्वीप अभी जाना है। तो मैंने बोला अभी तिनकारा में तो कुछ भी नहीं है। तो बोले इसीलिए तो जाना है कि कुछ भी नहीं है, हमने शूटिंग करनी है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑफ कोर्स अभी काफ़ी पीछे है लक्षद्वीप। आपने वहां पे अपने बच्चों को ले जाके काम किया। आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट क्या है आपके लिए बेसिकली? सिर्फ बता रहे हैं कि इससे शादी हो रही है, तुमसे पूछा नहीं है कि करनी है कि नहीं करनी है, पसंद है कि नहीं पसंद है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड ऑफ टुडे एक्चुअली। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। हाय, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोरा और आज हमारे साथ जो हैं उन्हें अंडमान की क्वीन बोला जाता है और मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, टुडे वी हैव मिस माही सिंह विद अस। लेट्स वेलकम माही। थैंक यू सो मच माही फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच डिम्पल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आपको माइक का फोबिया है, बट स्टिल कैमरा का फोबिया आज थोड़ा सा आप निकालेंगे आपका। एक्चुअली माइक और कैमरा दोनों का ही फोबिया है। और मेरी डेस्टिनी, किस्मत कुछ भी कह लीजिए, हर बार मुझे वहीं लाके खड़ा कर देती है जिस चीज़ का मुझे डर है। कोई बात बट एनीवेज आई एम ओके विद दैट। आज आपका वो डर भी निकाल देंगे। गुड। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि आपको अंडमान्स की क्वीन कहा जाता है, ऐसा क्यों? मैंने तो सी अपना काम ही किया है इस इंडस्ट्री में टुवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन अंडमान को लेके, और अपना बहुत लॉन्ग पीरियड दिया है। और ये इंडस्ट्री का प्यार है, लोगों का प्यार है मेरे लिए। एंड मैं मतलब इसे तहे दिल से स्वीकार भी करती हूँ। आई रियली एक्सेप्ट दैट थिंग एंड थैंक यू सो मच। दैट्स इट। आई नो ये इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है आपसे। तो माही, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे लगता है कि आपका इन एंड आउट सब मुझे पता होगा, एज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल। सो आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का इंटरव्यू ले रही हूँ गाइस। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो नॉर्मली मेरे इंटरव्यूज में, मेरे पॉडकास्ट में नहीं होता है। तो लेट्स वेट फॉर दैट। और मेरा इतना फॉर्मल क्वेश्चन होने के बाद भी आज मैं चाहती हूँ कि मैं फॉर्मल ना रहूँ। तो माही से मेरा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि अंडमान्स और लक्षद्वीप, इन दोनों को आपने जब चूज किया, वाई लक्षद्वीप? अंडमान्स होने के साथ साथ आपने लक्षद्वीप को बीच में क्यों लाया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडमान आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने शुरू किया था। उस टाइम पे जो अंडमान था वो आज लक्षद्वीप है, ठीक है, उस पोजीशन पे। एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको कुछ नया चाहिए, कुछ नया एक्सप्लोर करना है। दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दैट लक्षद्वीप एज वेल। अंडमान तो ऑफ कोर्स हम कर ही रहे हैं इतने टाइम से, इतने सालों से। बट कुछ नया देना, एंड ऑब्वियसली एक टूरिस्ट, कुछ कुछ ऐसा नंबर्स है टूरिस्ट में जिनको कि कुछ रॉ डेस्टिनेशन करना, एक्सप्लोर करना, एकदम इवन वर्जिन बीचेस एक्सप्लोर करना, उनका एक शौक होता है, ठीक है ना। तो वो एक नंबर्स हैं मार्केट में, तो उन नंबर्स तक ये डेस्टिनेशन पहुंचाना, ठीक है ना। और सो दैट ऑन विच इज़ गुड एक्चुअली। इवन मैं भी रास्ते में आ रही थी तब भी मेरे पास एक ऐसी ही कॉल आई। तो इस साइड के क्या कहते हैं ना, बंगाराम, तो आई नो दैट वहाँ पर अकोमोडेशन है, बट उनको ना तिनकारा जाना है और वहाँ पर शूटिंग करनी है। तो मैंने बोला अभी तिनकारा में तो कुछ भी नहीं है। तो बोले इसीलिए तो जाना है कि कुछ भी नहीं है, हमने शूटिंग करनी है। सो कुछ नया है, कुछ अलग है, और वो काफ़ी फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। सो उन्होंने, उनको करना था, तो मैंने कहा चलो नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड तब आप कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली ना, मतलब एक डिमांड में रहती हैं। सो दैट्स वाई। और रही बात अंडमान एंड लक्षद्वीप, अगर कई बार वो मैंने देखा है लोगों का कंपैरिजन लेके होता है कि अगर अंडमान कर लिए तो दैट इज़ ऑल्सो बीचेस, एंड लक्षद्वीप भी तो बीचेस ही है, तो क्या है। तो मैं वन थिंग आपको एक छोटा सा शॉर्ट में एक गैप बताना चाहूँगी दोनों सेक्टर में। अंडमान इज़ समथिंग काइंड ऑफ आइलैंड जो कि जिसमें करने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम मरीन लाइफ की बात करें तो कलरफुल कोरल्स हैं,
ठीक है ना? उसके अलावा आपका जो डेस्टिनेशन है उसमें अलग-अलग जो बीचेज़ हैं, उनके अपने कैरेक्टर्स हैं। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, ठीक है ना? तो लक्षद्वीप में आपको व्हाइट कोरल्स मिलेंगे, ठीक है? आपको शैलो वाटर मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, ठीक है? आपको जाना है सिर्फ़ अकोमोडेशन आपका आप बुक करिए वहाँ पर, ठीक है? बाकी आप उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको सिर्फ़ एक्सप्लोर करिए। वेयर इज़ अंडमान में मतलब आपका फ्रॉम डे वन जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर में उतरते हैं और एंड तक आपके पास म्यूज़ियम्स हैं, बीचेज़ हैं, आपके पास क्या कहते हैं ना मतलब रेन फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया है टू एक्सप्लोर, ठीक है? आपका क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट बीचेज़ हैं, ठीक है? सो मैनी थिंग्स टू डू एक्चुअली देयर। सो दोनों एक अलग-अलग आप दोनों डेस्टिनेशन को ना मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों डेस्टिनेशन का अपना डिफरेंट डिफरेंट चार्म है। तो मैं यहीं से आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे ही अभी हमें माही ने बताया है कि अंडमान्स बहुत टाइम से लोग जा रहे हैं और उन्हें पता है वहाँ क्या है, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, उन्हें लगता है उन्हें पता है। बट लक्षद्वीप उन लोगों के लिए है जो अभी भी भारत की रॉ ब्यूटी देखना चाहते हैं बिना किसी छेड़खानी किए। नेचर जो है, जो बिना छेड़खानी के अभी भी लोग देखना चाहते हैं, लक्षद्वीप है उनके लिए। तो माही से हम आगे जानेंगे कि अंडमान्स में ऐसा क्या है जो लोगों ने आज तक ज़्यादा भ्रमण नहीं किया है? सी मैं अक्सर कर अपने वेबिनार्स एंड रोड शोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ। आज अच्छी बात है मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। अ, बेसिकली अंडमान 3 पार्ट्स में डिवाइड है। साउथ अंडमान, मिडल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान। तो आज की डेट में जो 90% टूरिस्ट है या मैं अगर बोलूँ तो शायद 99% टूरिस्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील जो साउथ अंडमान का पार्ट है वो कवर कर रहा है। लिटिल बिट मैं पार्ट बोलूँगी मिडिल अंडमान का विच इज़ बाराटांग जो मैंने डेंस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया आपको बताया वो है। अ, इसके अलावा हम नॉर्थ अंडमान को भी कंसीडर कर सकते हैं, वैसे तो और भी बहुत कुछ है, बट अभी इनिशियली मैं नॉर्थ अंडमान को काफ़ी प्रमोट कर रही हूँ। डोमेस्टिक के साथ-साथ मैं इनबाउंड में भी कोशिश कर रही हूँ, पिच कर रही हूँ कि हम इस डेस्टिनेशन को भी थोड़ा-सा ना मतलब एक मार्केट में लेके आएँ और उसको प्रमोट करें बिकॉज़ दिगलीपुर इज़ जस्ट वॉव! अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आज से कुछ साल पहले जो हैवलॉक दिखता था, दिगलीपुर इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है? सो रंगत में हॉल्ट करते हुए एंड देन दिगलीपुर में रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है। हम उसे ट्विन आइलैंड बोलते हैं। वन साइडेड शैलो वाटर, उसके अदर साइड आपका हैवी ब्लू वेव्स है। सो दिस अ नेचुरल ब्यूटी एंड ऑन द वे जो जर्नी है विच इज़ सो ब्यूटीफुल, आपका आमकुंज बीच, धानी नाला बीच, करमतांग बीच और एवरी बीच जैसा कि मैंने बोला अपना सबका अपना डिफरेंट करेक्टर है। कहीं पर वाइट सैंड है, कहीं पर गोल्डन सैंड है, कहीं हैवी वेव्स है, ठीक है? सो मतलब सो मेनी वेराइटीज़ एंड ऑफ कोर्स विंटर पीरियड में टर्टल वहाँ पर हैचिंग के लिए आते हैं। सो मतलब ये अगर हम मतलब एक लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं सो व्हिच इज़ अमेजिंग। ऑफ कोर्स मतलब एज़ कंपैरेटिव टू अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक नी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस मैं बोलूँगी कि ये फ्यूचर डेस्टिनेशन है अंडमान में आफ्टर पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक नील के बाद अगर अगर अंडमान में अब कुछ नेक्स्ट आएगा तो वो डेफ़िनेटली दिल्लीपुर आने वाला है। ओके। तो ये तो हो गया हमारा अंडमान। अब लक्षद्वीप में जैसे कि आपने बताया कि लक्षद्वीप अभी इतना वेल मेंटेन्ड नहीं है, इंफ्रा हुँ। वहाँ पे नहीं है। तो रो चीज़ों के ऊपर अभी फ़िलहाल लोग उसकी ब्यूटी देखना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी एक लास्ट कन्वर्सेशन हो रही थी कि आप अगले 10 साल के प्लान पे इस पे चल रहे थे। तो उस 10 साल के प्लान पे मोदी जी ने आपकी हेल्प कैसे करी है? ये हेल्प क्या थी, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थाली में परोस के दे दिया गया। मैंने कोविड से पहले लक्षद्वीप करना शुरू किया जब बिकॉज़ लक्षद्वीप करने के लिए यू नीड सम गवर्नमेंट अप्रूवल। तो हमारे पास कोविड से जस्ट पहले ही अप्रूवल आया था एंड हमने 10 साल की लंबी प्लानिंग के साथ ये सेक्टर शुरू किया था। एंड आफ्टर दैट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर विज़िट करके आए, तो सिचुएशन वाज़ लाइक दैट कि हमारी ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे क्वेरीज़ की एंड इंक्वायरीज़ की बाढ़ टाइप आ गई हो। ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे थे मतलब सिचुएशन लाइक दैट कि फ़ोन बजता था तो हम डरने लग गए थे। ठीक है ना? एंड मैं गूगल पे भी देख रही थी हमारी जो कंपनी का नाम है वो ऊपर टॉप रैंक कर रहा था बिकॉज़ इतने सर्चेज़ थे मतलब हमारे
मोदी जी के बाद अगर मोस्ट सर्चेज़ चल रहे थे उस टाइम पे मेरे वेबसाइट के चल रहे थे। तो इट्स अ बिग हेल्प फॉर अस एंड डेफ़िनेटली वो हेल्प अभी रंग लेके आ रही है एंड जो हम सोच रहे थे, जो क्वांटम हम जो नंबर्स हम क्या कहते हैं ना, अभी कुछ साल बाद शुरू करेंगे, वो नंबर्स अभी से ही शुरू हो गए हैं। और अभी टेंट सिटी भी लक्षद्वीप में आ गई है और डे बाय डे डेवलपमेंट ही है। ठीक है, अभी नहीं है इतना, बट एवरीडे कुछ ना कुछ नया वहाँ पर ऐड ऑन हो रहा है। सो डेफिनिटली लक्षद्वीप इज़ अ गुड फ्यूचर एक्चुअली। व्हेन यू स्टार्टेड द अंडमान, हुँ, उस टाइम में और आज के टाइम में अंडमान में कितना डिफरेंस आया? बहुत, बहुत गैप है। उस टाइम पे अंडमान में मतलब बड़ी स्कैरी सिचुएशन होती थी। एक तो फेरी को लेके अपने आप में, बिकॉज़ जब मैंने शुरू किया था तो प्राइवेट शिप्स नहीं चलते थे। गवर्नमेंट फेरीज़ चलती थी। गवर्नमेंट फेरी के लिए सुबह 4 बजे टीम को किसी को लाइन में लगा के, जो फील्ड स्टाफ होता था, लाइन में उसको 4 बजे लगना होता था। तब जाके 9-10 बजे तक टिकट वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो कन्फर्म नहीं था। सिचुएशन वाज़ लाइक दैट एंड अपार्ट ऑफ दैट जो रिज़र्वेशंस होटल्स का मतलब अगर मैं बोलूँ, बिकॉज़ वो बिल्कुल अनटच थे, मतलब क्या किस तरीके से काम करना है, रिज़र्वेशन सॉफ्टवेयर वगैरह होते ही नहीं होते, उनको कुछ पता है, वो सिस्टम पे ही नहीं काम करते थे। जो रिज़र्वेशंस होते थे, वो रजिस्टर में मेंटेन करते थे, तो मैं कई बार डरती थी कि अगर ये पेपर इनका गायब हो गया तो मेरा रिज़र्वेशन कहाँ जाएगा? तो बड़ी स्कैरी सिचुएशन हो जाती थी समटाइम्स। बट एनीवेज़ उस टाइम पे क्या कहते हैं ना, हम लोग एसएमएस वगैरह पे कन्फर्मेशन मँगाते थे एंड देन वो बुकिंग प्लेस होती थी। अच्छा, नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो कई बार कुछ ऊपर-नीचे भी हो जाता था और उनसे कुछ गलती भी हो गई, तो वो ऑन स्पॉट सेटल डाउन हो जाती थी। बट येस, ऑफ कोर्स फेरी एक मेजर टास्क था, देन रिजर्वेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, नॉन एसी व्हीकल चलते थे। पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में, नील आइलैंड में, तीनों जगह नॉन एसी चलते थे। जब मैंने ये सेक्टर करना शुरू किया तो मैंने इसी कंडीशन पे शुरू किया कि मैं नॉन एसी व्हीकल, नॉन एसी अकोमोडेशन नहीं सेल करूँगी, बिकॉज़ उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्टली एलटीसी चलता था और मेरी फर्स्ट कोशिश यही थी कि मैं एलटीसी नहीं करूँगी। हुँ। ठीक है ना? मैं इसको लग्ज़री सेगमेंट पे लेके आऊँगी। यहाँ पर हम ग्रुप्स भी कर सकते हैं, माइस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हनीमूनर्स वगैरह वी कैन थिंक अबाउट ये सारी चीज़ें, लग्ज़री सेगमेंट, हॉलिडे पैकेजेज़, लेजर पैकेजेज़, ये हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने ना उस तरीके से इसकी शुरुआत करी एंड क्या होता है, मेरा काम करने का बड़ा सीधा तरीका है। मैं कभी आज भी कोई होटल एक्सप्लोर करती हूँ और देखती हूँ, मैं कोई विज़िट करने जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो मेरा क्लाइंट डेफिनिटली कंफर्टेबल होगा। अगर इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल देन ऑफ कोर्स मेरा क्लाइंट भी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है एंड उस टाइम पे दैट्स व्हाई मैंने एसी ही प्रेफर किया, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज उस टाइम पे ग्राउंड रियलिटी एसी थी। ठीक है ना, तो आप एसी व्हीकल ही देने हैं, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड थे, बट ठीक है, बिजनेस भी लिमिटेड ही था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एसी व्हीकल, एसी अकोमोडेशन, रिजर्वेशन, ठीक है, जैसे भी होता था, बट वो सारी चीज़ें मैनेज करना, फेरी वगैरह एंड मेरे शुरू करने के 2 साल बाद ही क्या कहते हैं ना, प्राइवेट शिप्स वगैरह आ गई थी। ऑल्दो एक ही शिप था, तो अगेन चैलेंज, फिर वो सारा प्रेशर उसी पे ही था। तो वो भी एक अपने आप में एक बड़ा टास्क था, निकाल के रखना। वो एक पर्टिकुलर डे पे डेट अनाउंस होती थी कि उस डेट में खुलेगा, तो पूरी टीम सारे रिजर्वेशन ऑफ करके ना हम सब सिस्टम पे बैठ जाते थे कि सबसे पहले टिकट हम लोग ये टिकट वो निकालेंगे, ये टिकट निकालेंगे। तो इस तरीके से तो बड़ा न मतलब उस टाइम पे मैं आज भी याद करती हूँ कि हम लोग इस तरीके से रिजर्वेशन किया करते थे। तो इस तरीके से हमने करा एंड ऑफ कोर्स अगर हम बात करें लोकली सपोर्ट को लेके, तो बिकॉज़ आइलैंड लोकेशन है, लोगों को जैसा कि मैंने बोला, होटल्स जो थे वो लोकल होटल्स थे, बेसिक आइडिया कि कैसे करना है, वो जो उनके यहाँ स्टाफ भी काम कर रहा है, दे आर ऑल्सो लोकल, तो कैसे क्लाइंट को एंटरटेन करना है, क्या करना है, इवन रिसीविंग। उस टाइम पे बिगिनिंग टाइम पे तो हमारी टीम भी नहीं थी वहाँ पर, तो हम लोग ऑलरेडी किसी के साथ किया करते थे स्टार्टिंग के 2 से 3 साल। तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट पे भी जो रिसीव होता था वो भी बड़ा रफ एंड टफ था। तो हम लोगों ने ड्रेस वगैरह दी, टी-शर्ट वगैरह, सो दैट प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके प्लाकार्ड। कैन यू बिलीव दैट उस टाइम पे प्लाकार्ड नहीं पता था वहाँ पर किसी को कि प्लाकार्ड क्या होता है? क्योंकि कोई प्लाकार्ड मतलब वो पेपर पे लेके खड़े हैं, ठीक है ना? उनको पता है कि मतलब ये ऐसे करना है, बट उसको क्या बोलते हैं, किस तरीके, मतलब मुझे ये बताना पड़ा। मैं फिर यहाँ से दिल्ली से मैंने बनवा के भेजा एंड देन फिर कॉपी उसको दिखाई एंड उसकी कॉपी बनवाई फिर, और मैंने वहाँ पर, और अभी उसके बाद तो ख़ैर आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज़ के पास अभी प्लाकार्ड है। सो ये सिनेरियो मतलब मैंने ना पिछले 15 साल में
चेंज होते हुए देखा है। और क्योंकि मैंने ना मतलब मेरा जो करियर की शुरुआत है वो होटल इंडस्ट्री से रही है और मैंने इनबाउंड अच्छा खासा किया हुआ है। तो मेरे को ये सारा मतलब चीज़ें मैनेज करना और क्या क्लाइंट की नीड होती है, क्या हॉस्पिटैलिटी है, कैसे है, तो वो मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैं क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। तो वो मैंने अरेंजमेंट चाहे जैसे भी किए हों बट मैंने किए। सो दैट्स जर्नी हाउ बिगिन। जैसे बीच में आपने अभी फेरी की बात करी, हुँ। तो मुझे लगता है कि फेरी का चैलेंज तो आज भी है। आज भी चैलेंज है और चैलेंज है, डेफ़िनिटली मार्केट चैलेंज में है। कभी भी कोई अगर अंडमान्स की बुकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ़ फेरी की वज़ह से होती है। हाँ, बिल्कुल। आज भी 30 जो दिसंबर की बुकिंग होती है स्पेशली 31st की नाइट, और मेरे पास लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ आता है, ठीक है? कहीं कोई फँसे हुए हैं और तो कहीं से कॉल आया, मुझे किसी ने बोला कि क्या कहते हैं ना, आप माही को कॉल करो, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। आप देखो, नथिंग, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट रिलेशन। एक्चुअली इतने साल से काम किया है, एक सिंगल डेस्टिनेशन को इतना टाइम दिया है, ठीक है ना? खुद वहाँ पर लोकली रही हूँ। तो एक वहाँ पर ना मेरा लोगों के साथ एक अटैचमेंट, सोशल लाइफ़ एंड बिज़नेस के साथ-साथ क्या कहते हैं एक पर्सनल रिलेशन बन गया है। तो येस, ऑफ़ कोर्स अभी वो चीज़ें क्या कहते हैं ना इतनी मायने नहीं करती, तो वो हो जाता है सॉर्टेड, एंड ऑफ़ कोर्स ऊपर वाले का हाथ है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो ऑब्वियसली इतना अंडमान्स में अभी बहुत कॉम्पिटिशन है, हुँ। तो आप बाकी सब से मतलब मैं उनको आपका कॉम्पिटिटर तो नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली सब अपने हिस्से की कमाई कर रहे हैं, हुँ, सब हुँ, अपने हिस्से का ही सब लेके जाते हैं, हुँ। बट आप उनसे अपने आप को डिफरेंट कैसे मानते हैं? सी डिफरेंट तो एक्चुअली मार्केट डिसाइड करेगा हाउ वी आर डिफरेंट। आई एम नो वन टू से दिस कि मैं कैसे डिफरेंट हूँ, ठीक है ना? मार्केट विल डेफिनेटली डिसाइड कि मैं डिफरेंट कैसे हूँ। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन कल भी था और कंपटीशन आज भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज़ कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको परफेक्ट करता है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड है निरंकुशता, ठीक है ना? मतलब आप रेस में एक ही पर्सन दौड़ रहा है, तो उसे लगता है कि वही आगे है, ठीक है ना? बट जब रेस में और लोग हैं, तो आपको एवरीडे ये करना है कि क्या बेस्ट कर सकते हैं आप, ट्रू। ठीक है ना? जिससे कि आप अलग हो जाएँ। तो कंपटीशन को मैं क्या कहते हैं अच्छा मानती हूँ। नए-नए कंपटीशन आएँ, जितना हो सके उतना, क्योंकि कंपटीशन आपको परफेक्ट करता है, ठीक है ना? तो मैं कंपटीशन नहीं डरती, एंड इवन अभी मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे थी, तो मैंने वहाँ एक कोट पढ़ा था। तो मुझे वो कोट बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो कहीं न कहीं मेरे अंदर है और मैं उसको रिलेट कर पाई। सो लाइन कुछ ऐसी थी कि कॉम्पिटिशन से ना कमज़ोर लोग डरते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं वो नहीं डरते, ठीक है ना? क्योंकि कंपटीशन आपको और स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बनाता है। सो दिस वाज़ एक्चुअली लाइन इज़ रियली गुड एंड मुझे बहुत कनेक्ट करी। सो डेफिनिटली कंपटीशन इज़ ऑलवेज़ गुड। जब मैंने शुरू किया था तब 5 एजेंट गिनती से काम करते थे इस सेक्टर में, और आज की डेट में कुछ नहीं तो 500 या 500 से प्लस होंगे एंड स्टिल नंबर इज़ ऑलवेज़ गोइंग ऑन। मतलब उस टाइम पे हमारे लिए इनिशियली महीने में 50 नंबर्स भी करने मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, ठीक है? और आज की डेट में हम लोग अराउंड इन अ मंथ 1800 टू 2000 पैसेंजर अंडमान में कर रहे हैं। तो कंपटीशन डेफ़िनिटली कई गुना बढ़ा, तो नंबर्स भी उतने ही बढ़े, और हमने अपनी कंपनी में चेंजेस एंड ग्रोथ उतनी ही करी है। एवरीडे कुछ नया करना कि भैया अच्छा ये अब ये करना है, अब ये करना है, अच्छा ये भी हो रहा है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। तो वो काइंड ऑफ ना मतलब आप में डे बाय डे चेंजेस एंड परफेक्शन और लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इट्स गुड। तो इस कॉम्पिटिशन के दौर में मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी बहुत बने हैं, और दोस्तों में अगर देखा जाए तो ऐसी दोस्ती की मिसाल आप कौन-सी देना चाहोगे जो मतलब आपके लिए अंडमान तक बंद करने को तैयार हो जाते हैं? एक्चुअली एक स्टोरी मुझे याद आई। मैंने अभी रिसेंटली ये स्टोरी कहीं और भी शेयर करी थी। हमने कुछ प्लान किया था तो वहाँ पर भी मैंने शेयर की थी। आज सेकंड टाइम मैं स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं रोहतक से। उन्होंने एक्चुअली क्या सी आप काम करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और डेफ़िनेटली कई बार चाहे अनचाहे अब आपसे कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है, ह्यूमन एरर है। तो कुछ हो गया, सेम गेस्ट में सेकंड टाइम कुछ हो गया, बिकॉज़ अंडमान में एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, नील वगैरह में व्हीकल वगैरह को लेके इश्यू रहता है।
तो अब कस्टमर है ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम तो सारी समझ रहे थे क्योंकि उनको मैंने पहले से अंडरस्टैंडिंग दे रखी थी। बट क्या होता है जब कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्होंने क्या कहते हैं मेरे से सामने से मेरे को फ़ोन करते हैं और मेरे को इमीडिएटली बोलते हैं, "माही, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, या तो इस गैस को सँभालो, ठीक है ना? नहीं तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अंडमान करना छोड़ दूँगा।" तो पहले तो मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। मैंने कहा, "क्या?" तो ही सेड कि मैं अंडमान करना छोड़ दूँगा, ठीक है ना? तो मैंने तो मुझे हँसी आई और मैंने कहा, "अब आप टेंशन मत लो।" तो मुझे नॉर्मली क्या होता है जब आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है तो लोग ये बोलते हैं कि हम आपके साथ काम करना आपके साथ काम नहीं करेंगे, बट यहाँ दोस्ती बोल रही थी कि भाई अंडमान करना बंद कर दूँगा एंड मतलब फ्रॉम डे 1 मतलब जब से एंड एक चीज़ और बता दूँ, मेरी पहली बुकिंग अंडमान की उनके साथ थी। वाओ! पहली बुकिंग अंडमान की उनके साथ थी, वो उस टाइम से लेके और आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं एंड यकीन मानिए मेरे ऑफ़िस में उनके लिए मतलब स्पेशली बोर्ड रखा है कि कुछ भी ऊपर-नीचे हो, मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी करना है बिकॉज़ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियली लॉस हो बट दैट इज़ ओके, ठीक है ना? यहाँ नहीं कहीं और देख लेंगे बट कहीं पर भी मतलब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे साथ हर मूवमेंट पे, हर सिचुएशन में खड़े हैं, तो मैं भी उनके लिए किसी भी सिचुएशन में खड़ी हूँ। सो दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई यू आर माही एक्चुअली इट्स वेरी एक्चुअली टची स्टोरी। दैट्स व्हाई यू आर माही सिंह, नो? तो ये हो गया कि हू इज़ माही सिंह राइट नाउ। हुँ। अब हम बात करेंगे कि माही सिंह बनी कैसे? शुरू से बताती हूँ। बड़ी सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, ठाकुर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। घर की पहला बच्चा थी, शादी बहुत जल्दी हो गई मेरी। भाग के शादी की क्या? नॉट एट ऑल को मैं आज की डेट में ये बात बताऊँ तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा डेफ़िनेटली। बट मैंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो तक नहीं देखी थी शादी से पहले। ये तो मेरी मम्मी वाली कहानी हो गई कि पापा आज भी बोलते हैं कि तेरी मम्मी ना मुझे वो खिड़की से झाँक-झाँक के देख रही थी। नहीं बट मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली। फ़ोटो भी आया था, मेरी मम्मा ने मुझे दिखाया भी कि क्या कहते हैं ना मतलब इससे शादी हो रही है, आपको बता रहे हैं इससे शादी तो मैं भी बिकॉज़ वो भले ही ठाकुर फैमिली से बिलॉन्ग रही हूँ, थोड़ी सख्ती थी, सारी चीज़ें थी, बट वो एटीट्यूड तो मतलब डीएनए में कुछ आता ही है ना, तो मम्मी ने बोला कि क्या कहते हैं नहीं सिर्फ़ दे मैंने पूछा, मैंने कहा फ़ोटो दिखा रहे हो? सॉरी माही, हुँ। नहीं, नहीं, वही लैंग्वेज यूज़ करो जो मम्मी ने बोली थी। करेक्ट कानपुरिया वाले, वही। सो मम्मी ने बोला कि क्या कहते हैं ना ये इस लड़के से शादी हो रही है तू देख ले, मज़े नहीं आया। ठीक है नहीं मेरी मदर ऐसी बोलती है। तो बोलती है कि ये फ़ोटो देख ले और क्या कहते हैं ना इससे शादी हो रही है। तो मैंने बोला कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो शादी कैंसल? तो मम्मी बोली नहीं, सिर्फ़ बता रहे हैं कि इससे शादी हो रही है। तुमसे पूछा नहीं है कि करनी है कि नहीं करनी है, पसंद है कि नहीं पसंद है। कल को शादी पे स्टेज पे खड़े हो तो तुम्हें पता तो हो कि इसके साथ शादी हो रही है। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। तो मैंने कहा ठीक है तो फिर मैं भी ऐसे ही थी, अपनी माँ की बेटी मैंने कहा तो इकट्ठा देख लेंगे। एक ही बार देख लेंगे। तो मतलब इस तरीके से शादी हुई एंड उस जल्दी शादी हुई ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करे मैंने थोड़ा-सा ऑफ कोर्स टाइम लिया। बच्चे हुए एंड देन मेरा करियर की शुरुआत भी बहुत जल्दी हुई एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब करी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि शादी जल्दी हो गई एंड दिल्ली में थी तो क्या कहते हैं ना ये था कि करियर चलो आ गई हूँ तो जल्दी से शुरू करूँ समाओ अपॉर्चुनिटी भी मिल गई अच्छी तो क्या कहते हैं मैंने ट्राई किया और मैंने क्या कहते हैं अपने रिज्यूम में गलत एज डाली ओके। क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी और उसके हिसाब से ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने एज भी कम करके डाली। सो क्या कहते हैं फिर मैंने वहाँ पर जॉब करी एंड मैंने मुश्किल से 4 महीने ऑपरेशंस किया होगा एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेल्स में जाना चाहिए, मुझे सेल्स में मज़ा आएगा। सो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता है जो जिस प्रोफ़ाइल में आप हो ना सेल्स वो ज़्यादा मज़ेदार है। मैं ऑफ़िस में बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे नए-नए लोगों से मिलना, बात करना, इंटरैक्ट होना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सेल्स में आऊँगी। तो फर्स्ट थिंग तो रवि इज़ सेइंग कि बिकॉज़ सी मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, मतलब अगर मैं आज की डेट में बोलूँ, तो लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसी फैमिली भी होती है। हमारे यहाँ मतलब मैं पहला बच्चा थी और ऊपर से लड़की ठाकुर फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, तो हमारे यहाँ दिन में भी छत पे आना अलाउ नहीं था। ठीक है ना? तो मुझे मतलब कुछ नहीं पता था इन आउट बाहर की दुनिया क्या है, कैसे है? तो रवि का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि तुम कर लोगी? ठीक है ना?
तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, सीख जाऊँगी, बट मुझे करना है, मुझे कुछ नया ट्राई करना है। तो मतलब माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ वेरी कोऑपरेटिव, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारे मन में आया है, मैंने कहा आई एम ओके विद दैट, मैं करूँगी। तो ऐसे करके मेरी सेल शुरू हुई, एंड फर्स्ट सेल मेरी हुई थी हौज खास में प्राइम ट्रैवल, ठीक है? उनके साथ हुई, देन सेकंड कारनेशन, एंड इस तरीके से करके मेरी कंटिन्यू जर्नी आगे चलती रही। सो सेल्स मैंने, येस ऑफ कोर्स मेरा सेल्स पीरियड भी, क्योंकि उस टाइम पे जब सेल्स होता था तो बड़ा, क्या कहते हैं ना, आसान नहीं था, आज की सेल्स जैसा सेल्स नहीं है, ठीक है ना? अ, उस टाइम पे जो सेल्स होता था वो आपको मॉर्निंग में ऑफ़िस आना है, ठीक है ना? इवनिंग में ऑफ़िस आना है, ठीक है ना? रिपोर्टिंग टाइम। पूरा रिपोर्टिंग टाइम, आज की तरह नहीं कि आप घर से ही और मार्केट चले गए और फिर वीक में 1 दिन आप, क्या कहते हैं ना, आपने सारा, आप ऑफ़िस आए सैटरडे को एंड आपने रिपोर्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता था। वो टाइम और वो दौर अलग था। तो ऐसे करके जर्नी फ़िलहाल शुरू हुई, नॉट दैट ईज़ी, और जनरली जल्दी शादी, सबका अपना-अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से जल्दी शादी मेरे लिए एडवांटेज था। जल्दी शादी हो गई, ठीक है ना? बच्चे टाइम से हो गए, बच्चे बड़े टाइम से और टाइम से हो गए, ठीक है? और मैं अपने करियर पे अच्छे से फ़ोकस कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही कमाल का होता है। हुँ, मुझे लगता है कि एक छोटी-सी एज में शादी करने के बाद, घर मैनेज करने के बाद, बच्चे मैनेज करने के बाद, हुँ। काम मैनेज कर रहे हो, बट उस मैनेज करने के बीच में पापड़ कितने बेले हैं माही सिंह ने। वो बहुत सारे यार, मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही नहीं, हर इंसान की अपनी एक पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, बहुत सारे किस्से होते हैं। नॉट दैट ईज़ी, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली आफ्टर किड, एंड यू हैव ट्विन्स। ट्विन्स। अ आई थिंक मतलब मैं शायद वो समय याद करती हूँ तो आज भी शिवरिंग होने लग जाती है कि उस टाइम पे कैसे किया, बट ठीक है, वो एक दौर था, निकल गया। सेल्स, मैं एक टाइम आपको किस्सा बताती हूँ, और नॉट इवन वन टाइम, मतलब ऐसा कई बार हो चुका है। और हमेशा से जब मैं सेल्स में आई तो एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि कमिटमेंट की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना? और आपने अगर कोई कमिट कर दिया देन ऑफ कोर्स फिर आपको वो फॉलो करना है, आपको उसको पूरा करना है। कि जैसा कि मैंने बोला कि आज के जैसा सेल्स नहीं रहा, वहाँ उस टाइम के सेल्स में और आज के टाइम के सेल्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना? एंड सी डिम्पल, मैं बड़ी ही ना स्मॉल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, मतलब काइंड ऑफ बड़ी छोटी सिटी, कहने के लिए महानगर है कानपुर, बट मतलब यूपी का एरिया है, मेरा एजुकेशन वगैरह एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, वॉज़ वेरी सिंपल, एंड हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ मैं, दैट्स व्हाई इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा-सा तंग है। कोई बात नहीं, कोई आपके सामने तो बैठी है, वो भी हिंदी मीडियम वाली है। सो क्या कहते हैं, उस टाइम पे और मेरे पास कोई ऐसी बड़ी डिग्री नहीं थी उस दौरान, एंड तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ था, वो था हार्ड वर्क। और मैंने एक चीज़ सीखी है, मुझे मेरे बहुत करीब पर्सन ने एक चीज़ बोली ये बात, कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है ना? हार्ड वर्क के आगे कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। अगर आपके पास ये हार्ड वर्क है और आप इससे नहीं डरते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? सो मेरे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, वो था हार्ड वर्क। एक ही की है हम सबकी लाइफ में, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। तो माही की जर्नी, मतलब अगर आपको माही सिंह बनना है, हर कोई माही सिंह है, अपने अंदर से वो ना एक ऊर्जा जागृत करनी पड़ती है। तो माही, इतना कुछ आपने, मतलब ट्विन्स के साथ आपने मैनेज किया, आई थिंक आपने जो पहला ऑफिस आपका था, आपने वहाँ पे अपने बच्चों को ले जाके काम किया, सारी चीज़ें आपने मैनेज करी, एंड दिस इज़ हाउ यू बिकेम माही सिंह। तो माही सिंह तो बन गए हो अब आप। अब मुझे ये बताओ कि बीइंग अ वुमन, बहुत बातें होती हैं। हर दूसरे दिन नारी सशक्तिकरण के नारे लगते हैं। और मुझे लगता है हमारी ट्रेड में भी जैसे ही वुमेन्स डे आता है, सब वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने लगते हैं। इसमें आपको आज तक क्या लगा है कि ये हाँ, कुछ अच्छा कर रहे हैं? मतलब मुझे कोई बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ बोलने के लिए, तो मुझे ना सच में बहुत इरिटेटिंग लगता है।
कि वी डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ स्पीचेस। तो उसका आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट क्या है आपके लिए बेसिकली? Actually, yes, I totally agree with you. Woman empowerment is a very fancy word of today actually. एंड समटाइम्स सुनती हूँ तो हँसी मुझे भी आती है। बट एक्चुअली इसका देखा जाए तो सही मीनिंग मैं गलत बोलूँगी वैसे ये बात कि कोई नहीं समझ पाया, ऐसा नहीं है कि समझ पाए। बट मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, देन यू कैन कनेक्ट जो मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ आपको। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेड शोज़ होते हैं, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। एक वन ऑफ मेरी क्लाइंट हैं, ठीक है ना? वो दिल्ली में एक रोड शो वो ट्रेड शो था एंड वो लखनऊ से, ठीक है, आए, ठीक है ना? अपने किसी फ्रेंड के साथ आए, इंडस्ट्री फ्रेंड ही थे, वो भी उसी ट्रेड शो के लिए आ रहे थे। तो उनके साथ वो अपने बेबी के साथ आए, आई थिंक इट वाज़ अराउंड समथिंग 3 और समथिंग ओल्ड, बेबी के साथ आए और मेरे काउंटर पे आए। तो वो थोड़ा-सा जल्दी में थे, ठीक है ना? तो मैंने पूछा क्या हुआ बैठ चाय पी, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो शी इज़ वेरी काइंड ऑफ हरी एंड शी वाज़ सेइंग कि माही मेरे को निकलना है, मेरा बेबी बाहर है। तो मैंने बोला उसको लेके क्यों नहीं आए? बाहर क्या इतनी बाहर तो बहुत गर्मी है, धूप है, परेशान हो जाएगा। तो शी इज़ सेइंग कि वो अलाउ नहीं किया है और मैं अपने फ्रेंड के पास बस छोड़ के आई हूँ। तो मैंने बोला घर में तो कोई नहीं है क्या? तो उसने फिर मुझे बताया बिकॉज़ मुझे नहीं पता था, कोविड के जस्ट बाद ही वो शो हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, जो कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था शिट। कोविड में एंड उसकी मदर इन लॉ भी नहीं ओह रहीं गॉड। और शी इज़ सिंगल मदर पेरेंट, ठीक है ना? सिंगल पेरेंट और वो आई, क्या कहते हैं ना, बिकॉज़ क्योंकि उसे काम करना था। नॉर्मली लखनऊ से लेके उस ट्रेड शो को अटेंड करने के लिए वो सिर्फ़ आई, तो वो ऑब्वियसली घूमने तो नहीं आई थी, सो ठीक है ना? वो काम करने ही आई थी, उसमें कैलिबर है, वो इसलिए आई। ठीक है ना? एंड वो उसने जो-जो जिन-जिन लोगों से उसने मिला था उसने फटाफट मिली, एक्सचेंज किए, जो उसे नए वेंडर ढूँढने थे वो ढूँढे और वो फिर वापस अपने लखनऊ चली गई। तो माय क्वेश्चन इज़ दैट कि जहाँ हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वहाँ पर जो दीज़ काइंड ऑफ वुमेन हैं, ठीक है ना? जो कि इतना क मतलब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है या ऐसा नहीं है, चलो इनके तो हस्बैंड नहीं थे, बट कई बार क्या होता है हस्बैंड डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, उनको लीव नहीं मिली, ठीक है ना? वो क्या कहते हैं ना, आना चाहते हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए सेकंड सॉल्यूशन क्या है? ठीक है ना? मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कहाँ है? एम्पावर कहाँ कर रहे हो आप? मतलब कहाँ कर रहे हैं आप? आप ये बोलना चाह रहे हो कि वर्किंग एग्ज़ैक्टली। जो लेडीज़ तो हैं आजकल उनके लिए? जो ट्रेड शो हैं, जितना मैं जिनका प्राइस जब मैं देखती हूँ और सुनती हूँ, तो अगर उस प्राइस में से 0.1% भी अगर वो एक ऐसा काउंटर जो कि बच्चों की कोई भी अपने जितना मैं बीइंग अ मदर, आई एम आल्सो मदर, कोई भी नहीं चाहता, वो ऑब्वियसली पहले डोमेस्टिक हेल्प ही देखेगा कि कहाँ पर कुछ अगर हो जाए बच्चे को देखने के लिए, ठीक है ना? उसको छोड़ के ही आने की कोशिश करेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो ही वो क्वेरी करेगी। ठीक है ना? जब कोई ऑप्शन नहीं है, तभी वो कह रही, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा परेशान हो, ठीक है ना? तो तभी वो कैरी करेगी। तो अगर हम एक छोटा-सा काउंटर जहाँ पर कि उस किड्स मतलब ज़ोन को बना किड ज़ोन दें। टाइप से एरिया बना दें, जहाँ पर 2 फीमेल वर्कर हैं जो कि ना बच्चों को लुक आफ्टर कर पाएँ और 2-3 घंटे में जो भी टाइम लगेगा वो अपना सारी मीटिंग वगैरह करके, सो दैट एटलीस्ट उसके माइंड में एक प्रेशर तो नहीं होगा कि बच्चा बाहर गर्मी में है, परेशान है, ठीक है? कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, तो वो काम कर सकते हैं। यार वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी पोजीशन पे ना, मतलब सारे जेंट्स हैं तो चलो एक पोजीशन ना हम वुमेन के लिए क्रिएट कर देते हैं, तो एक वुमेन को बिठा दिया तो जी हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। फॉर मी दिस इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना? मेरे हिसाब से अगर वो लेडी को एक प्रॉपर किड जोन एरिया मिलता जहाँ पर वो अपने बेबी को छोड़ती, जो काम उसने 2 घंटे में किया अगर उसी काम को वो 4 घंटे में करती, रिलैक्स होके, बेटर रिजल्ट आते, उसके काम को भी अच्छे से जिस जो वो सोच के आई थी वो उसको मिलता। वो इतनी दूर से आई थी, ठीक है ना? और ट्रस्ट मी दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, मैं एक सिंगल केस नहीं, एवरी ईयर, ठीक है ना? 3 साल से, मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ना 3 साल से ऐसे लोग ही टकरा रहे हैं।
तो मैं हर बार, और मैंने ये मैसेज आगे दिया भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। और मैं एवरी ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आप एक एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना सकते हैं कि ठीक है, ये अमाउंट हम इसके लिए रख रहे हैं, कोई दे ना दे, मैं पहले दूंगी, मैं इनिशिएट दूंगी, ठीक है ना? तो यार, हम इस ज़ोन से निकले। मैं भी अपने बच्चों को ना ऑफ़िस लेके जाती, जब मैंने शुरुआत किया था अपना काम, स्टार्टिंग के 1 साल तो मैंने घर से ही किया, एंड देन उसके बाद ऑफ़िस लिया। फिर मैं ऑफ़िस अपने साथ बच्चों को लेके जाती थी। ट्विन्स थे मेरे, ठीक है ना? स्कूल से पिकअप करना, एंड देन फिर वापस ऑफ़िस लेके आना, सारी चीज़ें। तो वो मैं उस दौर से निकली हूँ, ठीक है ना? तो मैं बेटर कनेक्ट कर सकती हूँ। और मैं ही नहीं, मैंने आज तक जितनी भी स्टोरी मतलब सुनी है, जिनके पीछे नहीं है कोई काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट, नहीं साथ में रहती है फैमिली, वो सब इसी दौर से निकली हैं। ये कोई किसी मेरी सिंगल स्टोरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लेडीज़ की ये स्टोरी है। तो हम इसको जितना कनेक्ट कर सकते हैं, कोई और कनेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना? जो इस दौर से निकला है ना, वो इसको बेटर वे में, तो मुझे मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट और ना मतलब काइंड ऑफ ये सब जब मैं जब सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ एक्चुअली सोचना चाहिए, जहाँ करना चाहिए, वहाँ छोड़ के बाकी सब हो रहा है। वुमेन्स डे पे क्या कहते हैं ना, मतलब वीडियो बनाते, मैं भी बनाती हूँ, नो डाउट। मैं भी बना मैं भी बनाती हूँ वीडियो, ठीक है ना? बिकॉज़ मैं भी उन्हीं का ही पार्ट हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं भी बनाती हूँ, एंड वो सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ, मुझे भी पसंद है। बट एक्चुअली कहीं कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो माही, मुझे लगता है कि इतना हमने ज्ञान दे दिया, हमने हुँ। इतनी चीज़ें एक्सचेंज कर ली। लेट्स टॉक अबाउट अस। हम जैसे मिले थे, मुझे लगता है कि तब मुझे नहीं पता था कि आपके हस्बैंड कौन है, या मुझे पता था कि मैं दोनों को जानती थी, बट हुँ। मुझे नहीं पता था कि आप हस्बैंड वाइफ हो, राइट? और वहाँ से कहानी चलते-चलते आज हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। बिल्कुल। बट उस बेस्ट जो हमारी ये बेस्ट फ्रेंड वाला ये रहा है ना, ये हुँ। इतने सालों के बीच में, इन बिटवीन मुझे लगता है हमारे दोस्त आए, गए, लेकिन हम आज भी वही हैं, टच वुड। बिल्कुल, फिर हम आज भी वही हैं। तो इसी बीच मुझे याद आ रहा है हमारा लद्दाख का ट्रिप। हाँ। लद्दाख के ट्रिप में जो हमने, मैं बोलूँगी जो हमने खुराफाती करी है, अब वो माही बताएगी, हमने क्या-क्या किया है। हम लोग क्या कहते हैं, 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े बैग में रख के जाते थे, और हर एक लोकेशन पे रिमेंबर डिफरेंट कपड़े चेंज करके एंड फोटो शूट करते थे, और आसपास लोग देखने लग जाते थे कि ये पहन के तो कुछ और आई थी, और ये पहन के कुछ और नहीं है। संगम एग्जैक्टली, में हमने ये किया था। एग्जैक्टली वो कपड़े, मतलब हमें भी हंसी आ रही थी कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हमने हमने परफेक्ट लड़कियों वाली हरकत करी थी। उसपे मैं बता रही हूँ ना, उसको परफेक्ट लड़कियों वाली हरकत कहते हैं, क्योंकि हम ना एक्चुअली ऐसे प्रोफेशन में आ गए हैं कि हम फ़ील लेना भूल गए हैं। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे हम फ़ील लेने ही यू गए नो व्हाट थे। डिम्पल, आफ्टर दैट ट्रिप ना, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी ईयर ना, मतलब ठीक है, फैमिली के साथ ट्रिप करते हैं, फिर हस्बैंड के साथ भी ट्रिप करते हैं, तो एक ट्रिप ना फ्रेंड्स वाला होना चाहिए। और मैं बहुत टाइम से ना मिस भी कर रही हूँ, और मैं बहुत जल्दी ये ट्रैवल प्लान करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा मी टाइम है, ठीक है ना? मतलब आप जो मन में आए सो करो, ठीक है ना? आप रिमेंबर, हम सुबह 4 बजे तक जगते थे, ठीक है ना? और बेड पूरा खाली था, और हम तीनों एक्स्ट्रा बेड पे पड़े हुए थे, ठीक है ना? तीनों पे एक्स्ट्रा बेड पे पड़े हुए थे, एंड देन सो जाते थे एक्स्ट्रा बेड पे, एंड सुबह 11 बजे होटल से लड़ाई करते थे कि ब्रेकफास्ट दे, कुछ तो दे दे भाई। अभी अभी हमारे ना इससे पहले वाले पॉडकास्ट, एक हमारा पीछे एक पॉडकास्ट आया था, हुँ, जिसमें हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम इंडिया में होते हैं, हुँ, क्योंकि वी आर ट्रैवल प्रोफेशनल्स, हुँ, तो जब हम इंडिया में होते हैं और हम किसी होटल में खुद रुके होते हैं, हुँ, तो हम वहाँ के दामाद हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, हमें लगता है कि इंडिया के अंदर तो भाई हम अपनी चला ही लेना नहीं है। लेंगे, तो वो सेम हमने लद्दाख में किया। बिल्कुल, एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू आर टॉकिंग अबाउट द लेट ब्रेकफास्ट। आई रिमेंबर जब हम पैंगोंग पहुंचे थे और जो मेरे को भूख लग रही थी, बिकॉज एग्ज़ैक्टली, हमें ले का खाना अच्छा नहीं नहीं लगता, समझ में आ रहा था क्योंकि हमें, मतलब हमें लगता है कि वहाँ के स्पाइसेस एकदम से हमारे लिए बहुत डिफरेंट हो बहुत गए थे। डिफरेंट हो गए थे। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कैंप में जाके आई रिक्वेस्टेड देम कि भाई तुम बाहर निकलो और मैगी मैं बनाऊंगी, मैगियों में तुम्हें नहीं मैं खिलाऊंगी। सीरियसली, एंड ठंड कितनी थी? ठंड। मतलब एक तरफ तो हमें ठंड लग रही है, हमारी ये सिचुएशन है कि हम ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, और हम उसी दौरान मैगी बना रहे हैं। एंड यार कितनी टेस्टी मैगी थी, चाय सीरियसली भी हम बनाई थी, हमने चाय भी बनाई थी लिटरली।
मैगी के पैसे दे के खुद बना के उन्हें भी खिला दी कि भाई पैसे ले लो लेकिन हमें बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे वाली चीजों का स्वाद नहीं आ रहा, भाई भूखे मर जाएंगे। सीरियसली और ये मेरे साथ जब भी मैं किसी ऐसी लोकेशन पे जाती हूँ जो नॉर्थ इंडिया से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मेरे साथ खाने का चैलेंज आता ही है। कहीं भी चली जाऊँ मैं होटल की किचन में घुस ही जाती हूँ, और ये मैंने आउट ऑफ इंडिया जाके भी किया है। और उसके बाद जो हमने किया वो दैट साड़ी एंड सीरियसली यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। हमारा ड्राइवर बेचारा उसको तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मतलब जीन्स के ऊपर साड़ी पहनना, देन जीन्स फिर साड़ी क्या कहते हैं ना, मतलब उतार के फेंक के, एंड देन फिर जैकेट पहन के, एंड देन अगेन फोटो शूट। ओ भाई साहब, -2 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। भाई साहब -2 डिग्री टेम्परेचर में हम शिफॉन की साड़ी पहन के लहरा के और फोटो, एंड रिमेम्बर तेरी दांत लिटरली इतनी शिवर कर रही थी, एंड देन अगेन जैसे फोटो, देन अगेन स्माइल। आई रिमेम्बर कि आई वाज द फर्स्ट वन जो पानी में चल रही थी, ठंडे पानी में सारी लहरा वीडियो बनाना। सोच के ठंड लग रही है, ठंड का मौसम वैसे ही है और मुझे सोच के ठंड लग रही है। उस दिन हमने क्या पागलपन किया था। वो पिक्चर्स अमेजिंग। डलने के बाद पूरी इंडस्ट्री यही बात कर रही बट थी। ट्रस्ट मी, ये पागलपन सिर्फ आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। कभी भी फैमिली आपको ये पागलपन तो करने नहीं देगी। उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कर एक्चुअली क्या रहे हैं। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स के साथ एक टूर तो बनता है साल में। बिल्कुल बनता है ठीक है ना, करना ही चाहिए। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। भाई। वो साड़ी वाली फोटोज ना हमारी आज तक फेमस है कि इन लड़कियों ने वहां जाके किया क्या था। मतलब कोई फिल्म स्टार भी होगी ना किसी मूवी में, आई थिंक 1 या 2 मूवी में ही ऐसा, एक मूवी में शायद कोई शॉट ऐसा है कि पैंगोंग लेक पे कोई हीरोइन आ रही है ये कते करते हुए, और हमने वो -डिग्री में वहां कर लिया। मतलब ये लद्दाख का ट्रिप ना जिंदगी में हम कभी नहीं भूलने वाले जो हमने वहां ये किया है। तो जो फ़ोटो में लोगों को दिखा सो दिखा, ठीक है ना? अगर मतलब इस पे पूरी मूवी बनाते ना, तो आप एक पूरी छोटी-सी टेली-फ़िल्म बना सकते थे, लड़कियों का किस तरीके का ट्रिप हमने किया, एंड उसके कैमरे के पीछे हमने कितना एन्जॉय किया था, हमने क्या नहीं किया यार डिम्पल। सीरियसली मेरी लाइफ़ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था वो। तो ये हो गई हमारी कहानियाँ, मतलब जो हम एंजॉय करते हैं और सब लड़कियों को करना चाहिए। बेशक से हम एक ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, जैसे कि माही ने बोला कि मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है दिमाग के लिए, बिल्कुल। दिमाग की शांति के लिए, हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार एक है ना कहावत, पागलपंती भी ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली पागलपंती बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हमें तो बहुत है, क्योंकि हमारा जो जॉब है ना वो 24/7 वाला हो चुका है। मतलब वही मुझे लगता है गौरव के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि जो हमारी इंडस्ट्री है वी आर इनटू 24/7 वाला चीज़। मतलब डॉक्टर्स और पुलिस और इन सब की भी शिफ्ट चेंज होती शिफ्ट होगी। चेंज होती है। हमारे पास शिफ्ट चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और सच बताएं, अब हम ना इसके आदी हो चुके हैं। अगर हमारा फ़ोन 4 घंटे नहीं बजे, तो हमें लगता है या तो फ़ोन में कुछ खराबी है या ग्राउंड पे कुछ खराबी है, जो सबको मतलब कोई फ़ोन क्यों नहीं बज रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो फ़ोन बजना की आदत हमें हो चुकी है, और हमें परेशान होने की भी आदत हो चुकी है बिल्कुल एक्चुअली। होती है, मतलब अगर हमें 2-3 दिन में कोई भसड़ ना दिखे ना तो हमें लगता है भाई कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है, या तो हमारे पे धंधा नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब अगर कुछ दिक्कत हो रही है ना मतलब काम चल रहा है, ट्रू, ट्रू, ट्रू। काम चल रहा है। आफ्टर दिस फन स्टोरी हमने अपने मज़े की बात कर ली, हमने ट्रेड के ज्ञान की बात कर ली। हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट आता है जब मतलब वर्स्ट कह लो, या मतलब ऐसा हो जाता है कि वो जब भी वो उसको वो पल याद आएगा ना, वो अपने आप को उतनी बार कोसेगा। कोई ऐसा पल माही सिंह की लाइफ का? यूजुअली डिम्पल, मैं अपने वीक मोमेंट या चीज़ें शेयर करने में बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज़ सबको ना अच्छा-अच्छा देखना है, बुरा ना कोई देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है। और रही बात वर्स्ट मोमेंट और बेस्ट मोमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। अप एंड्स डाउन ये सब चलता रहता है, और ये आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। लेकिन अब तुमने क्वेश्चन पूछा है, तो आज पहली बार हम फ्रेंड हैं, कभी मैंने तुम्हारे साथ भी ये मोमेंट कभी शेयर नहीं किया। फर्स्ट टाइम शेयर करूँगी। मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था इस इंडस्ट्री में उस टाइम पे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरा, एंड हो गए थे मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग साढ़े 3-4 साल के हिसाब अकॉर्डिंगली मुझे इतना हो गया था टाइम।
और मेरा फर्स्ट बेबी, ठीक है, 3 एंड 3 हाफ मंथ था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसकी वजह से वो मिसकैरेज हो गया। मतलब मिसकैरेज इन द सेंस कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि कुछ नहीं है एंड ये अबॉर्ट करना पड़ेगा अब। बीइंग अ मदर, फर्स्ट बेबी था, आपकी होप होती है, प्लानिंग के साथ था, देन ऑफ कोर्स आप कहीं न कहीं काफ़ी मेंटली, फिज़िकली तो जो चल रहा है सो चल रहा है, बट मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, नो डाउट। उस टाइम पे जहाँ मैं करंट वर्किंग थी, उम, मैंने उनसे लीव माँगी, ठीक है ना? डिसाइड किया पहले ऑफ़िस आओ फिर देखते हैं। इन दैट सिचुएशन यस। और आपने उन्हें सिचुएशन बताया था? हाँ, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली आपकी लाइफ़ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। तो मैंने डिसीज़न लिया कि बिकॉज़ डॉक्टर ने बोला कि आपकी बॉडी में पॉइज़न बन रहा है, तो ये आपको इमीडिएटली अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैं अबॉर्शन के लिए मैं हॉस्पिटल गई बिना किसी का सुने, बिकॉज़ ऑब्वियसली लाइफ़ इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मैं क्या कहते हैं गई एंड करा एंड दूसरे दिन मुझे टेक्स्ट आता है कि ऑफ़िस कब जॉइन कर रहे हो? और तो मैंने बोला कि टेक टाइम बिकॉज़ डॉक्टर ने बोला है कि दिस इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम और बिकॉज़ अबॉर्शन किया है और वो कुछ दिन तक ऐसे ही था आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी भी थोड़ा-सा वीक है, तो इसको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दो। तो ही सेड कि नहीं मैं चाहता हूँ, अभी सीज़न पीरियड चल रहा है, तो आप इमीडिएटली जॉइन करें। मैंने थर्ड डे ऑफ़िस जॉइन किया। मैंने फिर भी ये सोचा चलो कोई नहीं, मैं ऑफ़िस से ही कंटिन्यू कर लूँगी। मैंने ऑफ़िस से ही कंटिन्यू करने के बारे में सोच के मैं गई एंड जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, वो बोलते हैं कि मार्केट में कब निकल रही है माही? ठीक इज़ है इट? ना? हाँ, फील्ड पे कब निकल रही है? तो मैंने बोला 1-2 दिन रुक के निकलती हूँ। तो ज़ेड कि नहीं मा बहुत ज़्यादा चल रहा है और क्या कहते हैं ना आप निकलो क्या कहते हैं ना आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन है मार्केट में और निकलो फटाफट। डिम्पल ये स्टोरी बताने के बाद ना कई बार क्वेश्चन ये भी आएगा लोगों के माइंड में कि क्या कहते हैं इतना क्या था? ठीक है ना? काम ज़रूरी आप काम क्या ज़रूरी था मतलब छोड़ा जा सकता था। ऑफ़ कोर्स ये एक आसान रास्ता था। बट जैसा कि मेरा करैक्टर है, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो उस टाइम पे मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था। इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी कि मैं एक छोड़ूँ और दूसरी कंपनी पकड़ लूँ, व्हिच इज़ नॉट। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला नौकरी छोड़ना तो बहुत आसान रास्ता है, आप छोड़ सकते थे। मैं भी छोड़ सकती थी, मैं भी क्विट कर सकती थी। बट मेरा ना एक स्वभाव है, ठीक है ना? ना मुझे कभी आसान चीज़ें समझ में आईं, ठीक है ना? और ना ही मैंने कभी आसान रास्ता ढूँढा। इतना ज़रूर था आफ्टर दिस इंसिडेंट मुझे एक क्लैरिटी मिल गई थी कि यहाँ बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। ये मुझे चाहे क्लैरिटी जो मिल गई थी, ठीक है ना? बट मैं सिर्फ़ छोड़ के एंड देन कुछ ढूँढूँ वो पॉसिबल नहीं था। मैंने बोला पहले मैं जाती हूँ, समझती हूँ क्या है और ऐसा बिहेवियर क्यों? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है इमोशंस ग्राउंड पे भी आप नहीं ये चीज़ समझ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट समझना चाहिए मतलब ये तो कोई भी कर सकता है कि छोड़ के भागना तो एक लास्ट सॉल्यूशन है ही, बट ऐसा क्यों? ठीक है ना? एनीवेज़ जैसा कि उन्होंने बोला कि तीसरे दिन आप ग्राउंड पे जाओ, मैं फील्ड पे गई, ठीक है ना? मैंने सेल्स कॉल भी की। ठीक है, वो एक टफ मोमेंट था मेरे लिए, मैंने किया। मैंने आज तक कभी किसी से ये चीज़ शेयर भी नहीं करी। ये फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ एंड इवन मतलब यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बट मैंने तुमसे भी कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी। तो मैं तुमसे भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है आज की डेट में। कम ज़्यादा व्हाटएवर आई एम, ठीक है ना? मैं अपने दम पे हूँ, ठीक है ना? उस टाइम पे वो स्ट्रगल किया था, तो आज मेरे पास आपके सामने बताने के लिए कुछ है, ठीक है ना? और लाइफ में ये मोमेंट ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज की डेट में मैं जो भी हूँ, ठीक है ना? मतलब एक होता है ना आप बहुत हार्ड हो जाते हो, ठीक है ना? तो ये जो मोमेंट्स हैं ये आपको टफ और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं।
तो येस ऑफ कोर्स, और क्योंकि ये मोमेंट मैंने जिया है और मैंने देखा है, तो मेरे ऑफिस में आज की डेट में जितने भी फीमेल स्टाफ हैं, ठीक है ना, मैं हमेशा इस मोमेंट की वजह से ना उनके लिए सॉफ्ट रहती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने फेस करी, वो कोई और ठीक है ना, वो कोई और फेस करे। सो दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ कनेक्ट कर पाती हूँ। सो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है एंड आई एम ओके राइट नाउ। नहीं, अच्छी बात है आपने उस चीज़ को ओवरकम किया हुँ। एंड दिस इज़ हाउ यू आर। और ठीक है भाई, बीइंग बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला है। ओके, मैं वैसे ऑफ कैमरा अगर होती तो मैं उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी देती। बट चलो लेट इट बी, माफ़ किया। एक्चुअली आधी बात गई। बस वही है। तो चलो ठोकर से मुझे याद आया, हमारे ट्रैवल एजेंट्स को वो ठोकरें लगती है लेकिन वो फिर भी मानते नहीं है, है ना? मतलब इतनी उनको कभी-कभी कहते हैं ना कि उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भसड़ होगी, लेकिन उन्होंने पंगे लेने हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ अंडमान में तो बहुत होती है। अरे डिम्पल, एक स्टोरी हो तो बताऊँ। और जैसे कि मेरा नेचर ना थोड़ा-सा ब्लंट है। मैं लोगों को पता है कि मैं यूँ ही बोल देती हूँ। जैसे क्योंकि मेरे को मुँह ना फट है, शुगर कोटिंग नहीं आती है कि मैं सँभाल के बोलूँ, बात एक डिप्लोमैटिक। बहुत बड़ी मुँह फट है। ऑन नहीं, कैमरा बोल रही हूँ मैं। मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती और ना ही बहुत डिप्लोमैटिक होके जो है सो है, तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक एजेंट, मैं ऑफ़िस में ही थी, तो उन्होंने कोटेशन मेरे ऑफ़िस से ली एंड काफ़ी नेगोशिएट करा, टीम के साथ पहले नेगोशिएट करा सारा चीज़ें एंड देन उसके बाद वो मेरे पास है। जस्ट ऑब्वियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली फिर मेरे एंड पे जो हो सकता है वो मैं करूँगी। कोई बात नहीं, मेरे पास कॉल आया, ठीक है ना, मैंने देखा, तो मैंने बोला कि इसमें मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, मैं और इससे ज़्यादा बेटर नहीं कर सकती हूँ। एंड ही सेड कि मुझे अच्छे से पता है कि आपकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब उनका आप आंसर सुनिएगा, वो मेरे से किस बेस पे नेगोशिएट कर रहे थे। ही वाज़ सेइंग कि मुझे पता है आपका रेट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने ना ये अदर वेंडर से लिया है, ठीक है ना? और उस वेंडर को उन्होंने खुद ही बता रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा जानकार नहीं है, खुद ही, मतलब उनको सब कुछ पता है, ठीक है ना? कि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है ना? बट मैं फिर भी आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे जो उसने रेट दिया है, वो रेट दे दो आप मुझे। ठीक है ना? मेरे रेट वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि उसके रेट सस्ते हैं और मुझे पता है कि उसके कोटेशन में कुछ है, कुछ मतलब झोल है, ठीक है ना? और वो मुझे रेट दे रहा है, बट मुझे वो रेट कन्फर्म नहीं करना है, ठीक है ना? मुझे ये रेट आपके साथ कन्फर्म करना है, तो आप मुझे दे दो। बहुत लंबी, मैंने बहुत समझाया, इधर समझाया, मैंने प्यार से भी समझाया, ऐसी आदमी मुझ में नहीं है इतना पेशेंस, बट उस दिन और मैंने कोशिश करी, और ठीक है उन्हें ये पता है कि ट्रैवल ट्रेड में माइनस कोटेशन देना हर किसी के ना? बस में है। कोट चलता अंडरकोट है। करते हैं वो। ठीक है? मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मेरा यकीन कीजिए कि नहीं हो सकता। उन्हें सब कुछ पता है, मैं जो उनको बता रही हूँ उनको पहले से पता है, फिर भी उनको सस्ता रेट चाहिए। ठीक है? वो बोले कि नहीं तो फिर मुझे, मैंने कहा अगर मैं नहीं दूँगी देन नेक्स्ट, कह रहे ब मैं बताओ मैम, मेरे सामने ना सस्ता रेट पड़ा है, मैं क्या करूँ? उनका लास्ट में आंसर ये आता है। तो मैंने उनको सिंपल सा फिर, अब बिकॉज़ मेरा भी पेशेंस का एक लिमिट है और जैसा कि मेरा नेचर है, तो मैं एकदम उनको बोलती हूँ, वही मैंने जवाब दिया। मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा इस दुनिया में ना 2 तरीके की प्रजाति होती हैं, ठीक है ना? एक प्रजाति होती है जो कि दूसरे के अनुभव से कुछ सीखती है, और एक दूसरी प्रजाति ऐसी होती है जिसको कि प्राइवेट बेस पे लात चाहिए होती है। ये अच्छा था। सो मैंने कहा अब नाउ आप डिसाइड करो कि आपको प्राइवेट बेस पे लात चाहिए या दूसरे के अनुभव से आप सीखोगे। आई लाइक इट। तो मतलब उसको 1 सेकंड के लिए तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला अच्छा मैडम मैं आपको कन्फर्मेशन भेजता हूँ। और वो आज तक मेरे साथ काम कर रहा है। मेरे को कभी भी ना इस तरीके की तो ना नेगोशिएशन की एटलीस्ट कॉल नहीं आती। नहीं, अच्छा था प्राइवेट लाट। ये अच्छा था, आप भी नोट कर लो, अगली बार कोई कुछ बोलेगा तो उसे बोलना प्राइवेट लाट चाहिए, हमारे अनुभव से सीख जाएगा भाई। अरे नहीं, मेरे कुछ फ्यू वर्ड्स हैं, मतलब कई बार मैं जैसे अंडमान के होटल्स वगैरह भी उनके साथ बात होती है, कुछ प्लस माइनस ऊपर-नीचे हो गया, तो मैं कई बार कुछ भी बोल देती हूँ ब्लंटली एकदम ऐसे, तो वो मेरी टीम से बोलती है, "मैम वर्ड कहाँ से ढूँढ के लाती हैं?" इस पे कॉपीराइट ले लो तुम। मतलब कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं हमारे बहुत दोस्तों के, आई लव यू मेरे भाई। इन इन सब पे हमें आई लव यू मेरा भाई भी आएगा, आएगा वो।
मतलब एक वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर के जैसे होटल से मिस्टेक हुई एंड देन सॉरी मुझे बोलते हैं। तो मैंने एक होटल को एक बार बोला, तो सॉरी का क्या करूँ मैं? ओढ़ूँ या बिछाऊँ? भाई साहब, मेरे दोस्तों को अपने शब्दों का कॉपीराइट ले लेना चाहिए। मैं बता दे रही हूँ। मतलब कोई बात नहीं यार, मैं करा दूँगी, मैं अपने सीए को बोल देती हूँ, ये शब्दों के कॉपीराइट चाहिए हमें। नहीं, नहीं, मतलब कुछ इंसिडेंट, और ऐसे तो ख़ैर ये एक इंसिडेंट है, इतने सारे हैं, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। सही है एंड लोगों को मतलब। पसंद भी आते हैं एंड रवि हँसते हैं, कहते हैं, कई बार मेरे ऑफ़िस में भी स्टाफ हँसता है, बोलता है कि क्या कहते हैं ना, मतलब माही मैम अगर बात कर रही हैं, तो या तो क्लाइंट लाइफ़ टाइम के लिए मेंबर बन जाएगा या फिर दोबारा आएगा ही नहीं, आएगा ही 2 ही चीज़ रियल में। होंगी, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है उनके साथ। ये मुझे लगता है कि हम सारे दोस्तों के बीच में ही है। हाँ। ये हमारे जीन से सेम है। मुझे लगता है कि यहाँ आके ना हम बिल्कुल बाई है। बिल्कुल एकदम सही बात। बाई, कि भाई या तो तुम रह लोगे या तुम निकल लोगे। ट्रू, 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 ट्रू। ये सब चीज़ें तो हमारे बीच में चलती ही रहेंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है जहाँ से भी बात आ रही रवि की, थोड़ा-सा मर्दों को खुश कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, माही की स्ट्रेंथ रवि सिंह। भैया मर्दों को भी खुश कर देना चाहिए। कहीं सोचें कि भाई है, देखो मेरे वाले को बुरा लग जाएगा, मेरी स्ट्रेंथ भी अभी वही है। नहीं, रवि ऑफ कोर्स मेरी बैकबोन है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ऑक्सीजन है एंड गुड़िया ज़ैंती हो गई, अब इंडियन एनिवर्सरी मना के आई है ये। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली, यूजुअली, वैसे तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। कामयाब का तो मेरा पता नहीं, सक्सेस में कितनी हूँ, कितनी, बट व्हाटएवर आई एम, ठीक है ना? जो कुछ भी हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ रवि का सपोर्ट, उनका साथ। इनबाउंड को इंडिया लाने के लिए हमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? देखिए, सबसे मेन रीज़न है जो कि अभी आज की डेट में ना सभी के माइंड में चल रहा है, नंबर 1 एयर फेयर, इट्स टू एक्सपेंसिव। टू मच। हमें एयर फेयर पे काम करना चाहिए। जहाँ हम एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया घूमो, तो क्या कहते हैं ना आप, मतलब इंटरनेशनल तो दूर, फॉरेनर्स तो अभी डोमेस्टिक के लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, फ्लाइट्स आर जितनी आप बात टू कर रहे हो, एक्सपेंसिव। अभी 2 दिन पहले ही हाल ही में ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ अ रील। राघव चड्ढा की सांसद की कोई वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि मैं खुद चंडीगढ़ से दिल्ली आया हूँ हुँ, और मेरी वो फ्लाइट 14,000 की थी। हुँ, हुँ। तो मतलब आप कहाँ से देख रहे हो कि आप बोलते हो कि हर एक आम इंसान फ्लाइट से ट्रैवल करे, वो कैसे करेगा? अब आप सोचो जिसकी सैलरी ही महीने की 30,000 रुपए हो, हुँ। उसको इमीडिएटली अपने घर जाना पड़ जाए। आप एक दिन बाद की क्या सेम डे की, एक दिन 2 दिन बाद की फ्लाइट देख लो। नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जाने 10-15,000 इज़ वेरी नॉर्मल, हुँ। वेरी नॉर्मल। मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स इतनी महँगी है तो इंटरनेशनल की तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंडमान और मालदीव्स का अगर मेरे पास ऑप्शन आए, मैं अंडमान की फ्लाइट छोड़ के मैं मालदीव्स चली जाऊँगी। नहीं, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फ्लाइट इज़ द मेन रीज़न, नंबर हुँ, 1। नंबर 2, अगर बात हम ओवरऑल पैकेज की बात करें, तो एक टाइम था जब मैंने अपने इस इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत की थी, उस टाइम पे ना होटल की स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंगली एक एक बेंचमार्क था कि आपको ये प्राइस से ऊपर नहीं जाना है, सेलिंग प्राइस इससे ऊपर। अभी आज की डेट में जो होटल्स का सेलिंग प्राइस है, मतलब रेट इतना ज़्यादा अप जा रहा है, ठीक है ना? वी डू सम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एज़ वेल, और हम जब होटल की ओवरऑल जो होटल का लुक एंड फील है, जो सर्विसेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब हम रेट कंपैरिज़न करते हैं विद द डोमेस्टिक होटल आर मच मच एक्सपेंसिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए होटल्स के लिए कि आप इससे ऊपर आपका सेलिंग प्राइस नहीं जाना चाहिए। आप इसके अंदर में अप एंड डाउन आपको जो भी करना है आप करिए। बट एक आपको ना, मतलब एक ड्रॉ लाइन आपको खींचनी होगी कि आपको इस प्राइस के अंदर ही करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अगर ये इन चीज़ों पे, अगर इन 2 चीज़ों पे भी काम कर लिया जाए, एंड प्लस आई डोंट नो, एक मिथ है मार्केट में, मेबी शायद मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है ना? मैं शायद इस चीज़ को गलत बोलूँ, बट मुझे मुझे ऐसा लगा तो मैं बोलूँ कि कई बार क्या होता है, लोगों को ना एक सेफ्टी कंसर्न लगता है। तो हमें ये चीज़, मतलब इस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए कि भई ये एक मिथ है, ठीक है ना? इंडिया इज़ 100%, भारत इज़ 100% सेफ एंड सिक्योर प्लेस, ठीक है ना? आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना? तो दीज़ 3 पॉइंट्स इज़ समथिंग काइंड ऑफ, अगर हम इस पे थोड़ा-सा वर्किंग कर लिया जाए, और जैसे कि मैंने बोला
कि जो अदर कंट्रीज़ क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, रीजनल बेस पे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हम कुछ इनिशिएट ले सकते हैं और प्लस इनबाउंड रोड शोज़ वगैरह तो इंटरनेशनली होते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा और क्वांटम प्लस कर दिया जाए तो डेफ़िनिटली इनबाउंड ग्रो करेगा ही करेगा फॉर श्योर। सो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है तो ये हमारी और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो यहीं से हमारे व्यूअर्स के लिए एक अंडमान और लक्षद्वीप का छोटा-सा आइटनरी उनके लिए, कि उन्हें कैसे क्या करना चाहिए और अंडमान्स के लिए उन्हें क्या-क्या चीज़ें पहले से ध्यान रखनी चाहिए? अंडमान के लिए सबसे पहले तो आपको जब भी कभी आप अंडमान ट्रैवल प्लान करें तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा एडवांस में प्लान करें। क्योंकि क्या है होटल्स वहाँ पर डेफ़िनेटली आज की डेट में ऑप्शंस हैं बट गुड होटल्स की अभी भी एक लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना? तो अगर आप थोड़ा-सा एडवांस में प्लान करेंगे तो आपको एक अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा। नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ बिकॉज़ ये आइलैंड लोकेशन है तो थिंग्स आर नॉट दैट ईज़ी। कभी भी मतलब आज की डेट में भी सम टाइम ऐसा होता है कि पूरी सिटी में ना आलू खत्म हो गए, ठीक है ना? आलू ही नहीं है, ठीक है ना? फ्लावर डेकोरेशन हमने हनीमून कपल के लिए कमिट किया था, पूरे पोर्ट ब्लेयर में फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, फ्लावर डेकोरेशन के रोज़ पेटल्स ही नहीं है। ठीक है ना? सो दीज़ काइंड ऑफ ये सर्टेन इश्यूज़ हैं सो वहाँ पर ना मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ ना जाएँ। येस ऑफ़ कोर्स अगर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो टुवर्ड्स नेचर रखें। उसमें आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी, डोंट वरी, वो ठीक है तो ना? भारत में बिल्कुल वो है ही वो नहीं। वो उसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? आपको वर्जिन बीचेस मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं ना ब्यूटीफुल मरीन लाइफ मिलेगी। इट्स अमेजिंग व्यू एंड एवरीथिंग सनसेट, सनराइज़ सब कुछ अमेजिंग है। सो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए प्लान करें एंड ऑफ कोर्स एज़ आई टोल्ड यू कि थोड़ा एडवांस में करेंगे तो एयर फेयर भी आपको बेटर मिलेगा, ठीक है? अकोमोडेशन भी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है ना? जैसा जैसा आप पसंद करते हैं वैसा आपकी डिमांड के हिसाब से मिलेगा एंड ऑफ कोर्स अगर एडवांस में आइटनरी प्लान होगी ना तो वेरी वेल मैनेज होगी। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि अंडमान जाने से पहले ना फ्यू थिंग्स आपको डेफिनेटली वर्किंग करनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी अ, व्हीकल हो चाहे अकोमोडेशन हो, आप मेट्रो सिटीज़ के साथ कंपैरिज़न नहीं कर सकते बिकॉज़ थोड़ा-सा वहाँ पर स्टार रेटिंग 1 डाउन है। ओके, तो ये नॉलेज आपके लिए था। अगर अभी आपको अंडमान जाना है, तो कभी भी इमीडिएटली ये मत बोल देना मनाली जा रहे हैं 2 दिन बाद बुक कर दो। तो अंडमान ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जिसको आप 2 दिन बाद का प्लान ऑब्वियसली हम कर सकते हैं बट वहाँ कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बेटर कि आप अंडमान्स और लक्षद्वीप इन सब सेक्टर्स के लिए एडवांस में बुकिंग करें। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ मी डिंपल अरोड़ा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच माही। थैंक यू सो मच डिम्पल।